जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका कल्पाक्ष के डेली करंट अफेयर सेशन में। चलिए आज बात करते हैं 25 जुलाई 2025 के उन इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में जो आपकी आगामी एग्जाम जैसे यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तय करने वाले हैं आपकी सिलेक्शन की दिशा को। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को अंत तक देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के अंत तक आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से जो ट्रेंडिंग न्यूज होती है वहां से स्टैटिक और करंट अफेयर पे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पूछती है। बिना देरी किए आज के पहले इवेंट के बारे में बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी वर्तमान में यूके विजिट पर है। वहां उन्होंने अपने काउंटर पार्ट वहां के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ दोनों देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अनाउंस किया, मुक्त व्यापार समझौता जो है उसको अनाउंस किया। उसके बाद में उम्मीद लगाई जा रही है कि दोनों देशों का जो व्यापार वर्तमान में अप्रोक्सीमेट 23 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास है, वो आने वाले सालों में बढ़कर 40 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास जा पहुंचेगा। वर्तमान में अगर देखा जाए तो इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट जो है वो 14.55 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास स्टैंड करता है। वहीं यूके से इंडिया का इंपोर्ट जो है वो 8.61, जिसको लेकर एक डिटेल वीडियो भी मैं चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, जहां आप प्लेलिस्ट में उसे आप देख सकते हैं। अगर वर्तमान में इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात की जाए तो इससे क्या फायदा होगा, तो जो यूके का एक्सपोर्ट इंडिया में है वो सस्ता हो जाएगा। जैसे स्कीव वाले आइटम पे जो पहले 150% ड्यूटी लगता था, अब सिर्फ 75% टैक्सेशन उसके ऊपर चार्ज किया जाएगा। वैसे ऑटोमोटिव और एरोस्पेस जो पार्टिकल्स होते हैं या इंस्ट्रूमेंट्स जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं उन पर 100% टैक्स की जगह अब सिर्फ 10% टैक्स लगेगा। वैसे कॉस्मेटिक, मेडिसिन, डिवाइस, फूड वगैरह पर भी टैक्स जो है वो कम होगा। दूसरी तरफ भारत का जो एक्सपोर्ट यूके में जाता है उसको भी डिस्काउंट मिलेगा। मतलब जो अपीयरेंस एंड टेक्सटाइल वाला आइटम है उस पे 9% टैरिफ कट हो जाने से वो आइटम वहां पे सस्ता हो जाएगा। फुटवियर पे 7 से 8% और मरीन एंड केमिकल प्रोडक्ट पे भी एक डिक्रीज जो है हम टैरिफ में देखेंगे। फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि जिस तरह से यूके का सामान भारत में सस्ता होगा, वैसे ही भारतीय सामान जो है वो यूके में सस्ता हो जाएगा, जिससे ये उम्मीद है कि भैया हमारा जो सामान है यूके में ज्यादा बिकेगा, हम दोनों का ट्रेड है वो ज्यादा बढ़ेगा। इस संबंधित क्या सवाल पूछा जा सकता है? तो ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है गाइस, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपका WTO जो है उस WTO का हिस्सा है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो डॉक्यूमेंटेशन है उसका एक हिस्सा है। तो सवाल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भी बन सकता है और आपके WTO से भी। तो एक सवाल पूछा जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से, विश्व व्यापार संगठन से, WTO से। सवाल कहता है कि व्हाट इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन द WTO? WTO की सबसे उच्च निर्णय लेने वाली संस्था कौन सी है? जनरल काउंसिल, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस और ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। इन सब में से कौन सी संस्था जो है उसे सर्वोच्च स्थान मिला है? तो अगर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की जाए तो इसका सर्वोच्च संस्था जो है वो है आपका मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस जो होती है वो। सो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस जो है वो आपकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। इससे संबंधित एक सवाल आता है WTO का एस्टैब्लिशमेंट ईयर, किस साल इसको एस्टैब्लिश किया गया, जिससे संबंधित MPPSC कई बार सवाल पूछ चुका है। WTO का हेडक्वार्टर, किसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप क्या कीजिएगा, आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। एक और कि जो WTO से संबंधित गेट है, इस गेट का फुल फॉर्म क्या है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो ये सवाल था आज की एक पहली महत्वपूर्ण खबर से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ की अगली खबर जो महत्वपूर्ण या न्यूज बना रही है। PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने प्रेसिडेंट हाउस से रिलीज किया एक स्टेटमेंट और कहा कि प्राइम मिनिस्टर द्रौपदी मुर्मू जो है उन्होंने आर्टिस्ट इन रेसिडेंस प्रोग्राम जो चल रहा है उस प्रोग्राम के तहत किसके पट्टचित्रा, पटुआ और आपका सोहराई नाम की जो पेंटिंग्स होती है या जो आर्ट होता है उस आर्ट के आर्टिशियंस को कहां पर कॉल किया? राष्ट्रपति भवन में कॉल किया। ये लोग अलग अलग कला के जानने वाले राष्ट्रपति भवन घूम कर आए और ये जो सेकेंड एडिशन है कला उत्सव 2025 का, इससे पहले भी क्या हो चुका है, इस तरह के कला उत्सव रखे जा चुके हैं। इस मीटिंग के बाद में खबर में आई कुछ चीजें, जैसे एक है आपका सोहराई, दूसरा है पट्टचित्र और तीसरा है पटुआ आर्ट। अब यहां से सवाल ऐसे भी आर्ट एंड कल्चर वाले हिस्से से सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। UPSC में तो आपको भरमार मिल जाएगी ऐसे सवालों की। तो यहां से सवाल पूछते हैं, तो इन सवालों से जाने से पहले इनके बारे में बेसिक सी जो इन्फॉर्मेशन है इन 3 आर्ट के बारे में जान लेते हैं।
सबसे पहला जो आर्ट होता है गाइस, वो होता है आपका सोहराई आर्ट, कपड़ों पर बनाई जाने वाली पेंटिंग। तो इसको समझिए, सोहराई आर्ट जो है वो एक मुराल पेंटिंग है। मुराल मतलब थोड़ा बड़ा, ठीक है। दो तरह की पेंटिंग्स होती है जब आर्ट एंड कल्चर में जिसे देखा जाता है। इसे मुराल मतलब बड़ी पेंटिंग, और मिनिएचर मतलब होता है जो बारीक बारीक पेंटिंग्स में जिसमें चीजें की जाती है उसे मिनिएचर कहा जाता है। तो ये मुराल पेंटिंग और कहाँ फॉलो की जाती है, हजारीबाग वाला जो झारखंड वाला एरिया है वहां पर फॉलो की जाती है, और ये वहां के सोहराई हार्वेस्ट फेस्टिवल में इसे प्रेजेंट किया जाता है। वहीं अगर दूसरी बात की जाए पट्टचित्रा की, तो पट्टचित्रा जो है ये आपका ओडिशा से संबंधित एक पेंटिंग से, ठीक है, जिससे संबंधित कई सारी चीजें आपको आर्ट एंड कल्चर वाले सेगमेंट में देखने को मिली होगी। और वहीं अगर बात की जाए पटुआ की, तो पटुआ आपका वेस्ट बंगाल से संबंधित एक आर्ट है। अब यहां से क्वेश्चन कई सारे बनते हैं। किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, तो एज जनरल अगर हम क्वेश्चन को देखा जाए तो सवाल पूछा जा सकता है, पट्टचित्रा पेंटिंग इज ट्रेडिशनली एसोसिएट विथ विच ऑफ इंडियन स्टेट। तो पट्टचित्रा जैसा भी हमने देखा, आप कमेंट बॉक्स में डालिए कि ओडिशा से संबंधित क्या है, पट्टचित्रा है। वेस्ट बंगाल से संबंधित क्या है, तो वेस्ट बंगाल से संबंधित हमने बात की पटुआ आर्ट जो है वो वेस्ट बंगाल से संबंधित है। आसाम और केरला, इन दोनों से संबंधित आर्ट क्या है, वही चीज आपका क्या कहलाता है, पट्टचित्रा, या इस क्वेश्चन से बनता है। एक सिंपल सा सवाल है कि जब भी कोई पॉइंट आपके पास, कोई भी न्यूज है, उस न्यूज को आप 360 डिग्री अप्रोच के साथ कवर करना कोशिश करो। मतलब आर्ट अगर न्यूज में है तो उन सारे आर्ट फॉर्म को आप एक साथ एक चीजों पे निकाल लीजिए, जिससे ये होगा कि अगर मान लो पटुआ, सहराई या पट्टचित्र से सवाल नहीं आया, तो अगर और किसी आर्ट से सवाल आया तो हम उस क्वेश्चन को आंसर कर पाए। हम सभी चीज अगर पढ़ाने लगे तो आपकी जो खुद की लिसनिंग या लर्निंग कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं हार्म होगी, वो इंप्रूव नहीं हो पाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में, जहां से सवाल बना। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड एनपीसीआई पेमेंट लिमिटेड साइन एग्रीमेंट फॉर रिवोल्यूशनाइज इनवर्ड रेमिटेंस टू इंडिया। ठीक है, दो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है उसने, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड जो है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है किसकी, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, उसने क्या किया है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट एनडीए कोलैबोरेट किया है, इस तरह से कि बाहर से जो पेमेंट है, विदेशों से जो पेमेंट भारत आता है उसे यूपीआई के फॉर्मेट में लिया जा सके। दो तीन चीजें यहां से सवाल बनाती है। पहला, ये जो इंटरनेशनल आर्म ऑफ माय मिस्टेक, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड है, जिसे एनआईपीएल के नाम से जानते हैं। ये एनआईपीएल जो है ये हिस्सा है किसका, आपका नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का, एनपीसीआई का। ये चीज ध्यान रखिएगा क्योंकि यहां से सवाल बनने की संभावनाएं हमें दिखती है। अच्छा, इससे किस तरह का क्वेश्चन बनाया जा सकता है इसके अलावा, तो सुनिए। द इनवर्ड रेमिटेंस डील के तहत एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड की कौन सी सेवा प्रदान करेगा, तो वो क्या करेगा, तो वो आपको विदेशों से फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस जो है वाया यूपीआई प्रोवाइड कराएगा। मतलब अगर बाहर कोई भेज रहा है तो यूपीआई से नहीं भेज पाएगा, परंतु अगर इंडिया में कोई भेजना चाहता है तो वो यूपीआई के थ्रू भारत में पैसा भेजेगा, और उसका कहीं भी जो डेटा है वो डेटा और सिक्योर को लेकर भी इनमें डील साइन हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण इवेंट के बारे में या न्यूज के बारे में। एक पीआईबी से संबंधित कहानी, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ कल्चर ऑफ साइंस। ठीक है, जो एक स्कीम निकाली गई जिसका नाम है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ कल्चर ऑफ साइंस। ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, जो भारत सरकार के अधीन काम करती है। उम्मीद क्या है, एम क्या है, तो फॉस्टरिंग साइंटिफिक टेम्पर एंड अवेयरनेस अक्रॉस द कंट्री फॉर पब्लिक, जनरल एंड स्टूडेंट इन पर्टिकुलर। सो द नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम जो है, जो ऑटोनोमस बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अधीन काम करती है, उसके द्वारा चलाई जा रही है योजना कल्चरल डेवलपमेंट के लिए, साइंटिफिक डेवलपमेंट में अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोगों के लिए चलाई गई। यहां से सवाल बनने की संभावना है क्योंकि यही वो चीजें होती है जहां से क्वेश्चंस ढूंढे जाते हैं। कई बार आपको लगता है ना कि यार ये चीज कहाँ न्यूज में थी, जरूरी नहीं होता। जो न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, जिस तरह से आप पढ़ते हैं वहां से चीजें निकले, वो एक हिडन चीज होती है। न्यूज़पेपर उन्हें प्राइमरी न्यूज बना देते हैं जो कैची होते हैं, जहां उनको लोगों को पढ़ने में मजा आए, उनकी सेल बढ़े, उनके पेपर की बात हो, उनको शेयर किया जाए। ऐसी खबरें जो स्टूडेंट यूज के लिए होती है, जो कैची नहीं है, वो पीछे रह जाती है और बच्चा कई बार उन्हें छोड़ देता है। इस कारण से इस तरह की खबरों पर फोकस होना जरूरी है। चलिए
द विच इंस्टीट्यूशन इंप्लीमेंट द स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ कल्चर ऑफ साइंस SPOCS। विज्ञान संस्कृति संवर्धन योजना को कौन सी संस्था कार्यान्वित कर रही है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। वर्तमान में हमने इसी बारे में बात किया। ये योजना कौन चलाएगा? नेशनल काउंसिल ऑफ द साइंस एंड म्यूजियम जो है वो इस योजना को चलाने वाला है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का जो है वो क्या है? वो है बी। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले महत्वपूर्ण न्यूज के बारे में, जहां से सवाल शायद बन जाए। कोसी मेची रिवर लिंक प्रोजेक्ट, भारत का जल संसाधन मंत्रालय जो है वो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट पे काफी समय से काम कर रहा है। मध्य प्रदेश में केन बेतवा रिवर जो है उसका अभी वर्तमान में मर्जर किया प्रोजेक्ट, लिंकिंग प्रोजेक्ट जो वो चल रहा है। वहीं एक और प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिला है और वो नाम है कोसी मेची रिवर लिंक प्रोजेक्ट। सो द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर हैज अप्रूव्ड इंक्लूजन ऑफ कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट ऑफ बिहार अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक्सीलेटेड इंटीग्रेटेड बेनिफिट प्रोग्राम। प्रधानमंत्री कृषि योजना एक्सीलेटेड इंटीग्रेटेड बेनिफिट प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ये बात ध्यान रखिएगा। इस आधार पर द प्रोजेक्ट जो है उसको रिमॉड्यूल किया जाएगा इस तरह से कि दो काम उससे क्या किए जा सके, एक साथ किए जा सके। अब कोसी और मेची कहां पर सिचुएटेड है, यहां से सवाल जो है पूछा जा सकता है। कोसी के बारे में आप जानते हैं कि कोसी को सौरव ऑफ बिहार के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वो नेपाल से ओरिजिनेट होकर ये बिहार होते हुए इंडिया में आती है। और ये जो नदी है कोसी, ये सौरव मतलब हर बार अपने कोर्स चेंज करती है और इसकी बाढ़ के कारण बिहार एक बड़ा दर्द जो है वो झेलता है। इस कारण से सौरव ऑफ बिहार के नाम से जानते हैं। सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी कोसी की सहायक नदी नहीं है? तो अरुण रिवर, तमूर रिवर, सुनकोसी और घाघर रिवर। इन सब में से देखा जाए तो करेक्ट आंसर जो है वो आता है घाघर रिवर, क्योंकि घाघर है आपका वेस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड। ये बाकी नदियां जो है बिहार यूपी से निकलती है। तो ये बाकी सब किसकी ट्रिब्यूटरी के रूप में जानी जाती है? कोसी नदी की ट्रिब्यूटरी के रूप में जानी जाती है। यहां तक अगर किसी का कोई कंसर्न, कोई सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपके पॉजिटिव फीडबैक भी लिखिएगा, शायद में मोटिवेशन मिले। और अगर कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं वो भी लिखिएगा, क्योंकि आपका हुक्म सराखों पर आप लोगों के लिए हम वो चीज बदलाव अगर रिक्वायर्ड है वो करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। अगली न्यूज, पेपाल जो एक पेमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिससे फोन पे वगैरह काम करता है, वैसे ही टू लॉन्च पेपाल वर्ल्ड पार्टनर विद NIPL एंड अदर्स। NIPL का नाम अभी हमने एक से पहले वाली न्यूज में भी सुना था। बैंकिंग और SSC के लिए काफी महत्वपूर्ण न्यूज हो जाती है, सुनिएगा। सो पेपाल जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का बेस्ड एक ग्लोबल पेमेंट फर्म है, उसने इंडिया के नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड वाला जो ब्रांड है उसके साथ में मिलकर पेपाल वर्ल्ड जो है वो शुरू करने की बात की जा रही है। ये पार्टनरशिप किन किन के बीच में होने वाली है? तो ये होने वाली NIPL जो भारत का पेमेंट UPI बेस्ड ऑपरेटर है, मर्केडो पेगो जो ब्राजील का है। ये न्यूज है सरकार, यहां से सवाल आने की संभावना क्या है? बड़ी बन जाती है। चलिए आगे बात करें। तेनपे ग्लोबल जो चाइना का है, और आपका वेनमो जो सब्सिडियरी है किसका? पेपाल का। ये सब मिलकर क्या करने वाले हैं? पेपल वर्ल्ड जो है उसकी शुरुआत करने वाले हैं। तो क्वेश्चन कई सारे बनते हैं। पहले कौन सा जो आपका पार्ट है वो कौन सी जगह से बिलोंग करता है? तो ये चीज आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होती है पेमेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। यहां से सवाल बनने की संभावना बिल्कुल है। एक क्वेश्चन जो UPI से संबंधित है, क्योंकि NIPL जो हमेशा से न्यूज में वहीं से, which of the southern American country did NIPL partner with deploy UPI like real time payment? उपयुक्त UPI जैसी वास्तविक समय भुगतान प्रणाली कार्यान्वित करने के लिए NIPL के साथ किस दक्षिण अमेरिकी देश ने साझेदारी की है? ब्राजील, अर्जेंटीना, पेरू और कोलंबिया। ये साझेदारी की गई है कौन से देश के साथ में? ये साझेदारी की गई है पेरू के साथ में। तो इस तरह के सवाल शायद आपने एग्जाम में देखे हैं। हम बार बार आपको कह रहे हैं, जरूरी नहीं है हम घंटों भर तक करंट अफेयर के पीछे भागे। लिमिटेड समय में भी क्वालिटेटिव चीजें पढ़ी जा सकती है, जिससे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं प्रबल होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी एक अपॉइंटमेंट से संबंधित सवाल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट अजय सेठ एज IRDAI's न्यू चेयरमैन फॉर 3 ईयर। IRDA इन द सेंस
इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, जिनका टेन्योर कितने साल का होने वाला है? 3 साल तक, जब तक वो क्या करेंगे 65 साल की उम्र को अचीव करें। क्या है बेसिकली ये वैकेंसी आई क्यों? क्योंकि इनसे पहले देवाशीष पांडा जो थे, उनका जो फॉर्मर चेयरमैन का जो टेन्योर है वो कंप्लीट हो चुका है। ये क्या करेंगे? ये फाइनेंशियल सेक्रेटरी रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी द्वारा इन्हें क्या किया है? अपॉइंट किया गया और उसे अप्रूवल किसने दिया है? कैबिनेट कमिटी ऑन कैबिनेट अपॉइंटमेंट ऑफ कैबिनेट कमेटी, ठीक है। इससे पहले ये क्या थे? तो ये बेसिकली IAS ऑफिसर है, कौन सी बैच के? 1987 बैच के, और कर्नाटक कैडर से बिलोंग करते हैं। अपॉइंटमेंट से संबंधित सवाल हम एग्जामिनेशन में देखते ही हैं, तो यहां से संबंधित सवाल आपसे पूछा जा सकता है। एक सवाल अगर एरडाई से ही पूछा जाए, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एरडाई लोकेटेड, ठीक है, एरडाई का मुख्यालय कहां स्थित है? मुंबई, न्यू दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलुरु। अगर इसमें देखा जाए कि इनका हेडक्वार्टर कहां स्थित है, जनरली अगर नहीं पता हो तो बच्चा तुक्का लगा देता, और तुक्का आएगा नई दिल्ली या मुंबई, परंतु इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है कहां पर? इट इज सिचुएटेड एट हैदराबाद, ठीक है। सो दिस इज फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। तो ये वो इवेंट्स है जो अभी हमारे लिए महत्वपूर्ण थे। अब इस फेज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन ऑफ द डे। वर्तमान में एक नया इवेंट चल रहा है, दो देश आपस में युद्ध कर रहे हैं, एक है आपका कंबोडिया और दूसरा है थाईलैंड। इन दोनों के कारण एक न्यूज बनती है, और वो न्यूज है कि अंगोर वट टेम्पल जो कंबोडिया में सिचुएटेड है, वाज ओरिजिनली डेडिकेटेड टू विच ऑफ हिंदू डेटी? वो किसको समर्पित एक टेम्पल है? शिव, ब्रह्मा, विष्णु और कृष्ण, इनमें से किससे संबंधित जो मंदिर है वो बिलोंग करता है? आपका आंसर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, आपके रिव्यू कमेंट बॉक्स में डालिएगा। सेशन समझ में आया है, पसंद आया है, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून विद कल्पाक्ष।